नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीलेश कुमार। हम सभी इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे जो कि एम लक्ष्मीकांत जी द्वारा लिखा गया है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या चेंजेस किए और उसके क्या प्रभाव पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे ऐसे वीडियोस और सब्जेक्ट्स को थॉरोली बनाने में। आइए शुरू करते हैं। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 9, 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला मीटिंग कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 में। द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग एंड इंसिस्टेड ऑन अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि हमेशा से मुस्लिम लीग राग अलाप रही थी कि उसको सेपरेट कंट्री चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान है। ठीक है। द मीटिंग वॉज थर्स अटेंडेड बाई ओनली 211 मेंबर्स। 296 सीटों में से जो सिर्फ 211 लोगों ने अटेंड किया उस मीटिंग को। डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वॉज इलेक्टेड एज द टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। तो जब वो पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 में, उसमें 211 लोगों ने अटेंड किया, जिसमें कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाया गया टेम्प्रोरी पीरियड के लिए। किस बिहाफ पे, किस बेसिस पे? फ्रेंच प्रैक्टिस के बेसिस पे, फ्रांस में जैसे होता था। लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड, यहाँ लिखा है लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का। Similarly, both H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari were elected as the vice president of the assembly. In other words, the assembly had two vice presidents. तो सबसे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर सीतानंद सिन्हा जी बने, उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बनाया गया और दो वाइस प्रेसिडेंट थे, एक H.C. मुखर्जी, एक V.T. कृष्णामाचारी। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के बारे में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में क्या बनता है? प्रीएम्बल बनता है। ये आप सभी लोग समझिए। पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑन दिसंबर 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस इन द असेंबली। इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। क्या बोला गया? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया असेंबली में, जिसके बेसिस पर हमारे संविधान की फिलॉसफी, ये आत्मा है और हमारे संविधान का रूपरेखा रखा गया। पहला क्या पॉइंट है? इट रीड्स फर्स्ट, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फॉर्म एंड सोलेम्न रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक एंड टू ड्रॉ अप फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला गया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये निर्धारित करती है कि भारत एक आज़ाद संप्रभुता गणराज्य है और इसकी फ्यूचर गवर्नेंस भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे की जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? वेर इन द टेरिटरीज दैट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया, द टेरिटरीज दैट नाउ फॉर्म द इंडियन स्टेट्स एंड सच अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया आर एज outside India and the states as well as other territory are as willing to be constituted into the independence of India shall be union of them all and। क्या बोला गया? जो टेरिटरीज मतलब जो भी ज़मीनें थी, जियोग्राफिकल रीजन्स थे इंडिया के, जो कि पहले ब्रिटिश इंडिया में थे, या जो अभी भारतीय इंडियन स्टेट्स हैं, या फिर जो भारत के बाहर है लेकिन उसको रूल भारत के द्वारा किया गया या जा रहा हो, या ऐसे राज्य जो कि भारत में जुड़ना चाहते हैं, वो सभी एकत्र हो गए हैं या हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? वेर इन द स्टेट टेरिटरीज वेदर विद देयर प्रेजेंट बाउंड्रीज or with such others as may be determined by the Constituent Assembly and thereafter according to the law of the Constitution shall possess and retain the status of autonomous units together with residuary powers and exercise all powers and functions of government and administration save and except such powers and functions। आइए पढ़ते हैं क्या बोला गया है। वेयर इन द सेट टेरिटरीज वेदर विद देयर प्रेजेंट बाउंड्रीज, जो भी ज़मीनें थी प्रेजेंट बाउंड्री पे या सच अदर एज में भी डिटरमाइंड, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा निर्धारित किए गए या फिर जो भी संविधान के कानून के तहत आएगा, वो भारत के ज़मीनों का हिस्सा होगा, जहाँ पे भारत के लोग अपना पावर और फंक्शंस को एक्सरसाइज कर पाएंगे। जो गवर्नमेंट होगी, जो चुनकर आएगी सरकारें, उसे एक्सरसाइज कर पाएंगी। एक्सेप्ट सच पावर्स एंड फंक्शन आर वेस्टेड इन असाइन टू द यूनियन और एज एन इंटरनेट टू द यूनियन और रिजल्टिंग देयरफ्रॉम।
ठीक है। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, वेयर इन ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। क्या बोला मैंने पहले कि जो भी लोगों के द्वारा चुनकर आएंगे वही वहाँ पे रूल करेंगे, या अल्टीमेटली कौन रूल कर रहा है, लोग रूल कर रहे हैं। वही चीज़ चौथे में बोला गया कि जो भी पावर और अथॉरिटी आएगा आज़ाद भारत में, संप्रभुता भारत में, वो कहाँ से आएगा, वो लोगों से आएगा। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। पांचवा पॉइंट क्या है, पढ़ते हैं, आप भी रीड करते रहिए एक एक करके। wherein shall be guaranteed and secure to all the people of India justice, social, economic, and political equality of status of opportunity and before the law freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। क्या बोला गया है कि इस संविधान के तहत ये गारंटी रहेगी और ये सिक्योरिटी रहेगी सभी लोगों को जो भारत में रहते हैं, उन्हें जस्टिस मिले, उन्हें सोशल वैल्यूज़ मिले, उन्हें सोशल रिकॉग्नाइजेशन मिले, इकोनॉमिकली वो सही रहें, पॉलिटिकली सही रहें, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस बराबरी का हिस्सा मिले, और जो भी उन्हें मौके दिए जाएं और सभी लोग उनको एक बराबर के तरीके से मिले और सभी लोग कानून की नज़र में इक्वल रहें। उनको बोलने की आज़ादी हो, अपने बातों को रखने की आज़ादी हो, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आज़ादी हो, अपने बिलीफ, फेथ, जो वर्शिप, पूजा वगैरह करते अपने धर्म को पालन करने की आज़ादी हो, और एसोसिएशन, अपना एक गठन करने की आज़ादी हो, ठीक है। और लेकिन ये सब किसके देख रेख में होगा, कानून और पब्लिक के नैतिकता के तहत, ठीक है। तो सोशल का मतलब क्या होता है, सामाजिक, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, आर्थिक, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, ठीक है। 6 पॉइंट क्या है, wherein adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas and depressed and other backward classes। क्या बोला गया है, एक सेफगार्ड दिया जाएगा, किसको, माइनॉरिटी को दिया जाएगा, जो बैकवर्ड रीजन से हैं उनको दिया जाएगा, और ट्राइबल लोगों को दिया जाएगा, या फिर जो डिप्रेस्ड और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो लोग हैं उनको एक सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाएगा संविधान के तहत। 7वां क्या है, वेयर बाई शैल बी क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं, वेयर बाई shall be maintain the integrity of the territory of the republic and its sovereign rights on land, sea and air according to justice and law of civilized nation। क्या बोला गया है, जो हमारा संप्रभुता है, या फिर कह सकते हैं जो भी हमारे राज्य, जो भी हमारे जगह है, जो भी हमारा हक है, जैसे ज़मीन पे, समुद्र में, हवाओं में, उन सभी पे एक नियम के, एक कानून, एक जजमेंट, इन सभी चीज़ों के बेसिस पे वहाँ पे देख रेख की जाएगी, जो कि एक सिविलाइज नेशन करता है। सिविलाइज नेशन मतलब कि जो एक नियमतः लोग रहते हैं, जहाँ रूल ऑफ लॉ रहता है, नॉट अ रूल ऑफ पर्सन। 8वां क्या है, दिस एंशिएंट लैंड अटेन्स इट्स राइटफुल एंड एन ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक्स इट फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। क्या बोला गया 8वां में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के कि ये पौराणिक ज़मीन, मतलब ये पौराणिक जगह जो भारत अभी आज़ाद हुआ था, वो हर वो चीज़ करेगा जिससे कि पूरे मानव जाति का सेवा हो पाए और भविष्य अच्छा अधिक हो, बढ़िया बन पाए, ठीक है। नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं, दिस रिजोल्यूशन वाज अनएनिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली। दिस रिजोल्यूशन वाज अनएनिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। इस रिजोल्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया, 22 जनवरी 1947 को किया गया। इट इन्फ्लुएंस द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट स्टेट्स। इट्स मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के ही बेसिस पे प्रीएम्बल बना है, ठीक है। कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या के बेसिस पे क्या क्या चेंजेस हुए, इसको थोड़ा पढ़ेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हु हैड स्टेट, मतलब कि जो पहले राजा महाराजा अलग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, वो भी धीरे धीरे ज्वाइन किए। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के उन्होंने असेंबली को ज्वाइन किया। माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया जून 3, 1947 को फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट्स टुक देयर सीट्स इन द असेंबली। और जो भी थे प्रिंसली स्टेट्स के राजा महाराजाओं के लोग, वो भी असेंबली में सीट्स को ग्रहण किया उन्होंने। द मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर्ड द असेंबली। जो मेंबर्स
थे मुस्लिम लीग के इंडियन डोमिनियन से, वो भी असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, उसने 3 बदलाव किए हैं असेंबली में। क्या है? पहला पढ़ लेते हैं। द असेंबली वॉज मेड अ फुल्ली सॉवराइन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड। अभी तक क्या होता था कि इसमें ब्रिटिशर्स का गाइडेंस, सुपरविजन हर एक चीज़ रहता था, लेकिन अब इसको फुल्ली सोवराइन बॉडी बना दिया गया है कि जो भी चाहते हैं, जो भी जिस मन से चाहते हैं, वो अपने संविधान को बना सकते हैं। द एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली टू एब्रोगेट ऑल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। क्या बोलता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये बोलता है कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट है, वो कोई भी नियम कानून को तोड़ सकते हैं, हटा सकता है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था भारत के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है? थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और थॉरली पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमें सभी चीज़ डिटेल में पता चल पाए। द असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। असेंबली क्या बन गया है? लेजिस्लेटिव मतलब कि एक विधेयक, जो विधेयक बनाते हैं, वो विधेयक बनाने वाले संस्थान बन गया। इन अदर वर्ड्स 2 सेपरेट फंक्शंस वर असाइन टू द असेंबली। 2 चीज़ें दी गई। एक तो दैट इज़ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड एनहांसिंग द ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। एक तो 2 असेंबली को 2 काम दिया गया है। एक पहला काम क्या दिया है कि वो संविधान बनाए आज़ाद भारत के लिए। दूसरा एक ऑर्डिनरी लॉज बनाए, कुछ कानून बनाए जो कि हमारे देश के लिए। दीज 2 टास्क वर टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सेपरेट डेज। ये दोनों जो भी काम थे उस समय अलग अलग दिनों पे होते थे। थर्ड असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया डोमिनियन लेजिस्लेचर। क्या बोला गया? वही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, वो पहला संसद बना हमारे लिए। वेन एवर द असेंबली मेट एज द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी इट वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब भी असेंबली मिलता था, बैठक होती थी संवैधानिक तौर पे, तो उसके चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड व्हेन इट इज़ मेट एट द लेजिस्लेटिव बॉडी, लेकिन जब कानूनी तौर पर मिलते थे कानून बनाने के लिए, तो वो JV मावलंकर द्वारा चेयर किए जाते थे। तो लेकिन ध्यान से समझिए, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के तौर पे जब असेंबली मिलती थी तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब लेजिस्लेटिव बॉडी विधेयक के तौर पे जब कोई कानून पारित करना पड़ता था, उसके लिए चर्चाएं करनी पड़ती थी, तो JV मावलंकर को बनाया गया। दीज 2 फंक्शंस कंटिन्यूड टिल नवंबर 26, 1949 व्हेन द टास्क ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस आर ओवर। ये 26 नवंबर 1949 तक हुआ, जब तक कि संविधान बन नहीं गया। तीसरा क्या है? द मुस्लिम लीग मेंबर्स विड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। मुस्लिम मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से निकल गए। वो कॉन्स्टिट्यूएंटली द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली केम डाउन टू 299। और जो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सीट थे वो 389 की बजाय 299 आ गए। ठीक। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 296 से 229। दो द प्रिंसलेटेड फ्रॉम 92। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अदर फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अदर फंक्शंस के बारे में। इसमें फैक्ट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट। इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन एक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या लिखा हुआ है? रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ। अदर फंक्शंस क्या क्या पढ़ के गए? इंडिया की मेंबरशिप हुई कॉमनवेल्थ में। कॉमनवेल्थ का मतलब होता है कि अनेकों कंट्री का समूह, जिसका कॉमनवेल्थ का हेड कौन था? ब्रिटेन उस समय। तो कॉमनवेल्थ में इंडिया ने अपनी मेंबरशिप ली मई 1949 में। फिर इंडिया का फ्लैग अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल एंथम। भारत का झंडा कब अडॉप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। और नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट हुआ? 24 जनवरी 1950 को। ध्यान रखेंगे, झंडा बस 22 जुलाई 1947 को है, बाकी आपका नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों 24 जनवरी 1950 को है। कमेंट में लिख कर बताइए कि हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950। क्या बोला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट, पहला राष्ट्रपति बनाया गया 24 जनवरी 1950 को। यहीं पे इस चैप्टर का इस टॉपिक का अंत करते हैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ के। इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशंस ओवर 2 years, 11 months एंड 18 days। कितने सालों में हमारा संविधान बना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चली, चर्चाएं हुई, डिस्कशन हुए हैं, बहुत सारी वाद विवाद, हर एक चीज़ें हुए। तो उसका पूरा सेशन 2 साल 11 महीना 18 दिन चले। फिर से 2 साल 11 महीना 18 दिन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स
had gone through the constitution of about 60 countries. 60 देशों का संविधान उन्होंने पढ़ा, उसके बेसिस पे हमारा संविधान बनाया 2 साल 11 महीने 18 दिनों में। एंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसिडर्ड फॉर 114 दिन। जो भी बनाया संविधान उन्होंने, जो ड्राफ्ट किया वो 114 दिन के डिस्कशन हुआ उसमें। तो पूरा खर्चा कितना आया इसको बनाने में? 64 लाख रुपए। उस दिन, उस समय के 64 लाख में इस समय में बहुत अंतर होगा। तो फिर से एक बार फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग, 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जुलाई 1950। 11 सेशंस हुए, 2 साल 11 महीने 18 दिन तक चले। 60 देशों से 64 लाख रुपए लगाए गए। 114 दिन के लिए हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रहा। आइए इस चीज़ को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।